Hello everybody, I'm Akriti Kutyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure design using limit state method. We'll continue with the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've covered an introduction to IS 800-2007, welded connections and bolted connections. In tension members, we've covered introduction to tension members, application of tension members, types of tension members, net area of a section, effective net area, and numerical problems based on it. We've also covered types of failures and design strength of tension members. In the previous lecture, we covered a numerical problem based on analysis of tension members. In today's lecture, we'll continue to discuss another numerical based on analysis of tension members. This numerical is very important, so let's start. Two ISA 75 by 50 by 8 mm are connected to a gusset plate of thickness 10 mm by 4 M18 grade 4.6 volts. Find the design tensile strength of the angle if angles are placed on the same side of the gusset plate, tack bolted, angles are placed on the opposite side of the gusset plate, tack bolted, and angles are not tack bolted. So in this question, we'll be covering three different types of connections and we'll see how they are different from each other or how they are similar to each other. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं वो एंगल्स दो हैं और ये दोनों एंगल्स आपने सेम साइड पे अटैच करे हैं अपनी गसेट प्लेट के। अब जो गसेट प्लेट है उसके दोनों साइड पे एंगल्स भी हम अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी गसेट प्लेट है, एक एंगल आप इधर अटैच कर सकते हैं और दूसरा एंगल आप कहाँ अटैच कर सकते हैं, इस साइड पे अटैच कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ये गसेट प्लेट थी सेंटर में और आपने दोनों साइड पे एक एंगल अटैच कर दिया है। इस पर्टिकुलर केस में हम दोनों एंगल्स को कहाँ अटैच करें, या तो राइट हैंड साइड पे गसेट प्लेट के या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। अब दोनों ही केसेस में आपके पास आउटस्टैंडिंग लेग्स ऑब्टेन हो रही हैं। यहाँ पे भी ये दो लेग्स हैं ये आउटस्टैंडिंग लेग्स हैं और इस केस में यहाँ पे ये दो लेग्स हैं ये आउटस्टैंडिंग लेग्स हैं। तो हम ये डबल एंगल कब यूज करते हैं, जब हमें जो ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड होता है या जो टेंशन हमारे मेंबर पे एक्ट कर रही है वो ज्यादा है, तो ग्रॉस एरिया उसको रेजिस्ट करने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो उस केस में हम दो एंगल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वन एंगल। तो टैक बोल्टिंग क्या होती है? टैक बोल्टिंग ये होती है कि जब आप आउटस्टैंडिंग लेग्स को कनेक्ट करते हैं तो ताकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो हम टैक बोल्ट्स अटैच कर देते हैं और एज पर IS 800-2007 इनके बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग हो सकती है 1000 mm की। जो टैग बोल्ट्स हैं वो लोड ट्रांसफर में हेल्प नहीं करते, इसलिए हम इसे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है दो ISA एंगल्स और 4 M18 बोल्ट्स। M18 बोल्ट्स का मतलब है कि जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट है वो कितना हो जाएगा 18 mm और नंबर ऑफ बोल्ट्स आप कितने प्रोवाइड कर रहे हैं पर एंगल 4। तो आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं, जब हम फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं कि हमने 4 बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं एक एंगल को कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही नीचे वाले एंगल को कनेक्ट करने के लिए भी 4 बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हमें डायग्रामेटिकली पिच और एंड डिस्टेंसेस प्रोवाइड किए हैं। हमें क्वेश्चन में थ्योरेटिकली भी वो प्रोवाइड कर सकता है कि पिच 50 mm है और एंड डिस्टेंस 30 mm है, या जो भी वो वैल्यू हमें देना चाहें। एक और चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि जब हमारे पास अनइक्वल एंगल्स होते हैं तो हम जो लॉन्गर लेग है उसे गसेट प्लेट से कनेक्ट करते हैं और जो शॉर्टर लेग है उसे हम आउटस्टैंडिंग लेग रखते हैं, तभी हमारा जो शेयर लैग इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो पाता है। तो यहाँ पे भी हमने 75 mm की लेग को गसेट प्लेट से कनेक्ट किया है और जो 50 mm की लेग है उसे हमने आउटस्टैंडिंग लेग रखा है। यहाँ पे इस फिगर से आप देख सकते हैं कि कनेक्शन किस लेवल पे किया गया है। एज डिस्टेंस 35 है और जो ये आपके एज से डिस्टेंस है बोल्ट का वो 40 है। अब हम देखेंगे कि हमने इस कैलकुलेशन को कैसे प्रोसीड करना है। क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं टेंशन मेंबर्स का, तो हमें पता है कि हमें क्या चेक करना होगा। हमें यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शेयर के लिए इसे चेक करना होगा और इनमें से जो भी मिनिमम डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी वो हमारे मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो हम वन बाय वन हर एक यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शेयर के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले हमें स्टील टेबल्स की हेल्प से
जो ग्रॉस एरिया है इस एंगल का वो कैलकुलेट करना है। तो AG विल बी इक्वल टू जो भी हमें स्टील टेबल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISA 75/50 जो हमारे पास एंगल है हमने वो दिया है, चूज किया है, और उसमें 4 थिकनेसेस अवेलेबल हैं। हम 8 mm की थिकनेस चूज करेंगे क्योंकि हमें वही थिकनेस क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे क्योंकि हमें ISA गिवन है तो हम वैल्यूज को स्टील टेबल से ही ले सकते हैं, हम इनको वेरी नहीं करवा सकते। Next is sectional area. Sectional area is the gross area which is equal to 9.38 centimeter square. So I can simply write 9.38 centimeter square. अब centimeter square में हम नहीं यूज करते हैं, हम इसे mm square में यूज करते हैं, तो मैं इसे mm square में convert कर देती हूँ 938 mm square. ये है एक एंगल का ग्रॉस एरिया। हम यूज कर रहे हैं दो एंगल्स, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से to obtain the gross area of the entire connection. तो 2 into 938, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कि हम गसेट प्लेट के एरिया को मेंबर की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। So 2 into 938 calculates to be equal to 1876 mm square for 2 angle sections. अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे yielding strength obtain करने के लिए। तो yielding strength हम obtain करते हैं 6.2 क्लॉज से, जो देता है TDG is equal to AG into FY upon gamma m naught. गामा m naught हम टेबल 5 से ले सकते हैं। AG की वैल्यू 1876 अभी हमने कैलकुलेट की थी। FY is equal to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ग्रेड हम स्टील का यूज कर रहे हैं वो कितना है, 410 ग्रेड है, और गामा m नॉट टेबल 5 से हमारे पास आता है 1.1। सो TDG कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 426.36 into 10 to the power minus 10 to the power 3 न्यूटन। तो यहाँ पे ये हमारे पास न्यूटन में वैल्यू आ गई, बट हम वैल्यू जनरली कैलकुलेट करते हैं किलो न्यूटन में। इट इज इजी टू रिमेंबर एंड हैंडल। तो ये 426.36 किलो न्यूटन, तो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ आ गई है 426.36 किलो न्यूटन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट इसको चेक करेंगे रप्चर स्ट्रेंथ के लिए। रप्चर स्ट्रेंथ के लिए हम क्लॉज यूज करते हैं 6.33। सिंगल एंगल्स का क्लॉज हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एंगल्स यूज कर रहे हैं जो सिंगल एंगल्स हैं और हमने उन्हें कनेक्ट कर रखा है। साथ में हम ये वाला क्लॉज इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक लेग दोनों एंगल्स की कैसी है, आउटस्टैंडिंग लेग है। सो उस केस में हम सिंगल एंगल्स यूज करते हैं। एज पर क्लॉज 6.3.3 हमारे पास TDN की वैल्यू है 0.9 ANCFU अपॉन गामा m1 प्लस बीटा AGO FY अपॉन गामा m नॉट। तो यहाँ पे हम पहले एक एंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कंसिडरिंग वन एंगल। हम ANC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ANC क्या है, ANC इज द नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। कनेक्टेड लेग 75 mm वाली लेग है, तो ANC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं LC माइनस जो भी आपके पास DH की वैल्यू है। DH क्या है, डायमीटर ऑफ द होल माइनस थिकनेस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप सेंटर तक जाएंगे इनटू थिकनेस। तो हम यहाँ तक सेंटर तक वैल्यू कैलकुलेट करें इसलिए -t/2 हमने किया है। DH की वैल्यू हम टेबल 21 से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द बोल्ट वाज 18 mm और क्लियरेंस हम 2 mm की ऐड कर देंगे तो DH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 mm। So now ANC is equal to 75 minus 20 minus 8/2 into 8। सो ये कैलकुलेट होके आता है हमारे पास इक्वल टू 408 mm स्क्वायर। ये नेट एरिया है हमारे कनेक्टेड लेग का। अब वैसे ही हम जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं L0 माइनस t/2 इंटू टी। अब यहाँ पे आप प्लीज ध्यान दें कि हम जो ये टैक बोल्ट है इसके डायमीटर को डिडक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टैक बोल्टिंग जो होती है वो हमारा लोड ट्रांसफर में हेल्प नहीं करती। तो हम एज पर IS 800/2007 हम टैक बोल्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं या इसके जो होल डायमीटर है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं जब हम ग्रॉस एरिया आउटस्टैंडिंग लेग का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकती हूँ आउटस्टैंडिंग लेग इज 50 mm, थिकनेस इज 8 mm
into 8. So this calculates to be equal to 368 mm square. तो ये आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया है. अब अगर आप देखें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें FU की वैल्यू चाहिए. FU विल बी इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिमिलरली गामा m नॉट हो जाएगा हमारे पास 1.1 और गामा m1 हो जाएगा 1.25. अब हमारे पास बचती है कैलकुलेशन बीटा की. तो बीटा के लिए क्लॉज 6.3.3 हमें ये फॉर्मूला दिखता है. सो लेट्स सी दैट. बीटा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 W बाई टी इंटू FY बाई FU BS बाई L नॉट, और ये इन दोनों वैल्यू से छोटा होना चाहिए. तो W क्या है हमारे पास, क्योंकि कनेक्टेड लेग है और यहाँ पे हमने बोल्टेड कनेक्शन यूज करा है, तो W की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 50 mm, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ है. नेक्स्ट आता है हमारे पास BS. BS क्या है, शेयर लैग विड्थ, और BS हमें क्लॉज 6.3.3 और फिगर 6 से पता चलता है कि वो आउटस्टैंडिंग लेग का जो डिस्टेंस है साथ में जो बोल्ट तक का डिस्टेंस है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, BS बोलते हैं. तो BS क्या हो जाएगा, ये लेंथ आउटस्टैंडिंग लेग की, और साथ में हमें क्या ऐड करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस भी ऐड करना है, और किसे माइनस करना होगा, ये एक्स्ट्रा t को माइनस करना होगा. तो BS एज पर फिगर 6 होता है W प्लस W1 माइनस T. W1 ये है, W हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ है और T इज द थिकनेस. तो W हमारे पास है 50 mm, W1 हमें यहाँ पे फिगर में दे रखा है इक्वल टू 40 mm. तो दिस इज 50 plus 40 minus 8 mm. So BS calculates to be equal to 82 mm. नेक्स्ट आता है हमारे पास LC. LC क्या होता है, LC is the length from the outermost bolts. तो ये जो लेंथ है, ये outermost bolts के बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, आपका LC हो जाएगा. इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पिच दे रखी है, हम जानते हैं कि हम पिच कितनी बार यूज कर रहे हैं, 1 2 3 टाइम्स. तो यही होगा आउटर मोस्ट बोल्ट्स के बीच का डिस्टेंस. तो आई कैन राइट 3 टाइम्स P इस पर्टिकुलर फिगर के लिए. अगर आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन होगा बोल्ट्स का, तो आपने देखना है कि कितने टाइम्स आपको पिच को मल्टीप्लाई करना है. सो 3 into 50 इज इक्वल टू 150 mm. तो LC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 150 mm. अब हम ये सारी वैल्यूज बीटा में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो बीटा विल बी इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 इंटू 50 अपॉन 8 into FY is equal to 250, FU is equal to 410, BS is equal to 82 and LC is equal to 150 mm. So this calculates to be equal to 1.242. अब चेक करते हैं कि इस वैल्यू से ये बड़ी है या छोटी है. सो दिस वैल्यू इज FU अपॉन गामा m0 अपॉन गामा m1 अपॉन FY. सो हमारे पास FU है 410, गामा m0 is 1.1, गामा m1 is 1.25 and FY is equal to 250. So this calculates to be equal to 1.44. तो हमारा बीटा क्या होना चाहिए, बीटा should be greater than equal to 0.7 and less than equal to 1.44. तो ये होनी चाहिए हमारे बीटा की वैल्यू which is equal to 1.242, और ये हमारा within the range फॉल कर रहा है. सो बीटा इज ओके, हमें कोई assumptions करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है एनालिसिस के केस में. अगर ये डिजाइन का क्वेश्चन होता और हमारा बीटा इस रेंज में फॉल नहीं करता, तो हमें रीडिजाइन करना नेसेसरी हो जाता. सो बीटा इज दिस. अब हम इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं TDN की वैल्यू. सो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर ऑब्टेन करते हैं. तो 0.9 ANC इज इक्वल टू 408, FU is equal to 410 upon gamma m1 which is equal to 1.1.
बीटा की वैल्यू है 1.242, AGO is 368, FY is 250 and gamma m naught is equal to 1.1. I'm sorry, यहाँ पे gamma m1 will be equal to 1.25. This calculates to be equal to 224.31 into 10 to the power 3 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 224.31 किलो न्यूटन। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, ये करी थी कंसिडरिंग वन एंगल, पर हमारे पास यहाँ पे टू एंगल्स हैं, तो दो एंगल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, TDN को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों एंगल्स के लिए रप्चर डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो TDN विल बी इक्वल टू 2 into 224.31 which is equal to 448.62 किलो न्यूटन। तो ये हमने रप्चर की वजह से जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट कर ली है 448.62 किलो न्यूटन। Clause 6.4.1 tells us about the block shear requirements. तो block shear में TDB, हमारे पास TDB1 और TDB2 हमें कैलकुलेट करना होता है। block shear में क्या है कि हम यहाँ पे इस प्लेन के अबाउट जो है कैलकुलेशंस करेंगे। हम इन्हें नाम दे देते हैं A, B और C, क्योंकि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो प्लेन ए बी जो होगा वो आपका शेयर प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा हमारा शेयर प्लेन, और जो प्लेन BC है वो हमारा टेंशन प्लेन हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ एक एंगल को कंसिडर करते हैं तो हम शेयर प्लेन और टेंशन प्लेन के लिए AVG, दैट इज ग्रॉस एरिया ऑफ शेयर प्लेन, एंड AVN, net area of shear plane, वैसे ही ATN is net area of tension plane and ATG is gross area of tension plane कैलकुलेट कर सकते हैं। So AVG, पहले shear plane को कंसिडर करते हैं। AVG क्या हो जाएगा, जो भी आपका लेंथ है AB, उसके अलोंग जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारा AVG। So I can simply write, अब ये जो डिस्टेंस है हमें ए बी पहले कैलकुलेट करना होगा। ए बी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले तो आपके पास एज डिस्टेंस आ रहा है, फिर हमारे पास 3 टाइम्स पिच आ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ए बी को। तो इस लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी थिकनेस ऑफ द मेंबर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस एरिया ऑफ द शेयर प्लेन। तो ए बी लेंथ कितनी है, E प्लस 3 टाइम्स P, इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 पिचेस इंक्लूड हो रही हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स डिफरेंट हैं तो आपके पास जो ये वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी। सो 3 into 50, T कितना है हमारे पास, T इज इक्वल टू 8 mm, तो इसकी वैल्यू आती है 1440 mm स्क्वायर। AVG इज इक्वल टू 1440 mm स्क्वायर। AVN की बात करते हैं। अब जब मैं नेट एरिया की बात कर रही हूँ तो मुझे ये बोल्ट होल्स का जो डायामीटर है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी मेरे पास नेट एरिया आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो ये लास्ट बोल्ट होल है इसके हम कहाँ तक जाएंगे, इसके हम सिर्फ सेंटर तक जाएंगे, क्योंकि हम जो ये AB डिस्टेंस है वो सेंटर तक ले रहे हैं इस बोल्ट के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आते हैं, 1 2 3, और ये क्या है, हाफ अ बोल्ट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं E प्लस 3 टाइम्स ऑफ P, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, माइनस 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल माइनस हाफ अ होल, आधा होल हम माइनस करेंगे लास्ट बोल्ट के लिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थिकनेस ऑफ द मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस कैलकुलेट्स 30 प्लस 3 टाइम्स 50 माइनस DH हमने कैलकुलेट किया था 20 mm के इक्वल। सो 3 into 20 माइनस हाफ या 0.5 into 20 into 8 mm, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 880 mm, ये हम mm स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट बोल्ट होता है उसके हम सेंटर तक जाते हैं, और बाकी जो बोल्ट होल्स हैं जो पूरे पाथ AB में आ रहे हैं वो हम पूरे डिडक्ट करेंगे।
अब आती है बात टेंशन प्लेन की, तो ATG क्या हो जाएगा, ATG विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेन BC, क्योंकि ग्रॉस एरिया है तो हम B के सेंटर से लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, C तक जाएंगे। और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है इक्वल टू 35, तो ये एंड डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 35। तो मैं ATG लिख सकती हूँ 35 इंटू 8 थिकनेस है हमारे मेंबर की। दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 280 mm स्क्वायर। ATG की वैल्यू आ गई। अब वैसे ही ATN के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हम यहाँ पे इस बोल्ट होल के सेंटर तक जाएंगे, तो हमें यहाँ पे हाफ अ बोल्ट होल माइनस करना होगा। 35 माइनस 0.5 टाइम्स 20, तो ये तभी हम B पॉइंट तक पहुंचेंगे जो सेंटर में एक्ट कर रहा है बोल्ट होल के। तो 35 माइनस दिस 0.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ATN की वैल्यू आ गई, ATG की वैल्यू आ गई, AVN और AVG की वैल्यू आ गई। हमने सिंपली इसको ज्योमेट्री से कैलकुलेट करा है और कोई वैल्यू हमें अननोन नहीं बची है, तो हम अब TDB1 और TDB2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो TB1 will be equal to AVG. AVG is 1440 into 250 divided by root 3 gamma m naught, that is equal to 1.1 plus 0.9 into ATN. ATN is equal to 200 into 410 upon 1.25. So this calculates to be equal to 248 into 10 to the power 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है सिर्फ एक एंगल के लिए, क्योंकि हमने जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं अभी इस पर्टिकुलर ब्लॉक शेयर के केस में हमने एक ही एंगल कंसिडर किया है। तो जब आप दो एंगल्स लेते हैं तो हम इसे सिंपली क्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो TDB1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 248। अब मैं 248 क्यों लिख रही हूँ, मैंने इसको डायरेक्टली किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 496 किलो न्यूटन। तो दो एंगल्स के लिए हमारे पास TDB1 की वैल्यू आ गई है 496 किलो न्यूटन। अब हम TDB2 कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन फ्रॉम क्लॉज 6.4.1। तो हमारे पास 0.9 into AVN is equal to 880 into 410 upon root 3 gamma m1 is 1.25 plus ATG is 280, FY is 250 and gamma m naught is equal to 1.1. So this calculates to be equal to 213.62 into 10 to the power 3 न्यूटन। अगेन ये हमने कितने एंगल्स के लिए कैलकुलेट किया है, ये हमने एक एंगल के लिए कैलकुलेट किया है, बट हमारे पास कितने एंगल्स हैं, हमारे पास दो एंगल्स हैं। सो फॉर टू एंगल्स हम ये क्या कर देंगे, हम इस वैल्यू TDB2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 213.62, ये मैंने किलो न्यूटन में ले ली है वैल्यू, और ये कैलकुलेट होके आती है 427 किलो न्यूटन। तो हमारे पास TDB2 की वैल्यू आ गई है 427 किलो न्यूटन। अब हमें पता है कि हमें TDB1 और TDB2 में से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो हम देख सकते हैं 496 और 427 में 427 कम है, तो TDB2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 427 किलो न्यूटन। तो ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई है 427 किलो न्यूटन। अब हमें पता है कि हमें TD कैलकुलेट करना है। TD क्या होगा, यील्ड, रप्चर और ब्लॉक शेयर के केस में जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। हमने ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की थी और इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 426.36 किलो न्यूटन। तो ये आ जाती है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जब हमने दोनों जो एंगल्स हैं वो ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट प्लेस करे हैं। तो
ये आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स कहाँ हैं, सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट है और टैक बोल्टेड है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऑपोजिट साइड पे प्लेस करें तो IS 800 2007 क्या बोलता है। तो जब आप एंगल्स को ऑपोजिट साइड पे प्लेस करते हैं गसेट प्लेट के, तो एज पर IS 800 2007 कोई चेंज नहीं होगा डिजाइन कैलकुलेशन में, क्योंकि जब भी हमने कैलकुलेशन करी है हमने उसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया है। TDG के लिए हमने क्लॉज 6.1 यूज किया है, सॉरी 6.2 यूज करा है। यील्ड के लिए क्लॉज 6.3.3 यूज करा है हमने रप्चर के लिए, और क्लॉज 6.4.1 यूज करा है हमने ब्लॉक शेयर के लिए। और वहां पे कहीं पे भी हमने ये चीज नहीं कंसिडरेशन में ली है कि जो दो एंगल्स हैं वो गसेट प्लेट के एक साइड पे है कि दूसरी साइड पे है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एज पर क्लॉज as per IS 800 2007 there is no difference if the angles are placed on the same side or on the opposite side of gusset plate. तो हम बोल सकते हैं as per IS 800 2007 there is no difference, कोई फर्क नहीं है अगर आप जो एंगल्स हैं उनको सेम साइड पे प्लेस करें या अलग साइड पे ऑपोजिट साइड पे प्लेस करें, क्योंकि जो नेट इफेक्टिव एरिया हमने कैलकुलेट करा है वो नेट इफेक्टिव एरिया नहीं चेंज किया। हाँ, अगर आप नंबर ऑफ बोल्ट्स बदल देते, जो हमने यहाँ पे ये नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 लिए हैं, तो कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती, पर क्योंकि हम नंबर ऑफ बोल्ट्स भी सेम रख रहे हैं, सारी वैल्यूज सेम रख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज पर IS 800 2007। तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम रहेगी और आपकी वैल्यू TD की यहाँ पे भी 426.36 किलो न्यूटन ही आएगी, चाहे वो सेम साइड पे हो चाहे ऑपोजिट साइड पे हो। हाउएवर हम इस अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि टैग बोल्टिंग नहीं की जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इन आउटस्टैंडिंग लेग्स को टैग बोल्ट नहीं करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारी डिजाइन कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब मैं आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर रही थी तो मैंने होल का जो डायमीटर था उसे माइनस नहीं किया था, हमने सिंपली ये फॉर्मूला यूज किया था आउटस्टैंडिंग लेग माइनस T/2 इंटू टी। तो हम ये जो टैग बोल्ट है, अगर हम यहाँ पे टैग बोल्ट इंसर्ट कर दें तो यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा उसकी वजह से हम स्ट्रेंथ पे कोई फर्क मानते नहीं है, कि हम नहीं मानते कि कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए एंगल्स इवन इफ दे आर नॉट टैग बोल्टेड, इवन अगर आप टैग बोल्ट नहीं भी लगा रहे हैं तो भी उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एज पर IS 800 2007 जो इफेक्टिव नेट एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम टैग बोल्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है टैग बोल्टिंग के। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, या फिर आप टैग बोल्टेड कनेक्शन यूज करें या आप नॉन टैग बोल्टेड कनेक्शन यूज करें, उनके लिए सेम रहेगी। पर हम प्रेफर करते हैं कि टैग बोल्ट्स यूज किए जाएं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेंगे। हाउएवर जो डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो इस केस के लिए भी 426.36 ही रहेगी इस केस में भी। और जो कैलकुलेशंस हम करेंगे इन दोनों केसेस के लिए वो एग्जैक्टली सेम रहेगी जो हमने कैलकुलेशन फर्स्ट केस के लिए की थी, चाहे आपके एंगल्स ऑपोजिट साइड पे प्लेस्ड हो, चाहे आपके एंगल सेम साइड पे प्लेस्ड हो, चाहे आपके एंगल टैग बोल्टेड है या फिर आपका एंगल टैग बोल्टेड नहीं है, तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In this lecture, we covered the analysis of tension members, another numerical problem based on it. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.